नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि मैंने लिखा है कि हाउ आई क्रैक एवरी रेलवे एग्जाम। यानी जितने भी ये थंबनेल में मैंने रेलवे एग्जाम का जिक्र किया है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, तो इन सभी एग्जाम को मैंने कैसे क्रैक किया था, इसके लिए मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कितने घंटे की डेली बेसिस पे मैं पढ़ाई किया करता था, किस बुक को प्रीफर किया, किस टीचर से मैंने बैच परचेज किया था, जिससे कि इन सभी में मेरा रिजल्ट हुआ था। तो बेसिकली इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब है कि अपने रेलवे एग्जाम की कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप लोग का जो आगामी रेलवे का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फर्दर आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि सर डेली बेसिस पर डे वीडियो बनाइए। तो देखिए अभी वर्तमान में तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि स्टेशन मास्टर की ड्यूटी जो है वो थोड़ा बिजी वाली ड्यूटी है। यानी ड्यूटी पीरियड में तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आफ्टर ड्यूटी क्या है कि 69 का मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है, तो उसी में मैं अभी लगा हुआ हूँ। तो जैसे ही ये इंटरव्यू होता है उसके बाद मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा और आपके एग्जाम के लिए मैं प्रॉपर आपके साथ हूँ और आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक ना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल के साथ बने रहें। एक बात और, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, जो कि 500-1000 रुपया वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे बुक का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सक्सेस ट्रैक ही है और उसका लोगो यही लोगो है जो चैनल का लोगो है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि इन सभी एग्जाम के लिए, बेसिकली मैं सिर्फ रेलवे एग्जाम की बात करूँगा जो कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा। तो उसके लिए मैं कैसे पढ़ाई किया, तो देखिए सबसे इसके लिए मैं क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कोई भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी पहले करता था या अभी भी करता हूँ वर्तमान में भी, तो मैं सबसे पहले उस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को समझता हूँ। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना पूछ रहा है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उसी के आधार पे मैं प्रायोरिटी निर्धारित करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा पढ़ना है और एग्ज़ाम कम समय में ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये बात होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। उसको मैं देखता था कि प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल यदि साइंस का मान लीजिए बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन सभी टॉपिक्स में वो कौन सा टॉपिक है जहाँ से बहुत बार सवाल पूछा है और ज़्यादा सवाल पूछा है, तो उसको मैं पहले नंबर पर रखता था। उसके बाद वैसे करते 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 सारे टॉपिक में लिख डालता था और उसी के अनुसार मैं सिलेबस को कंप्लीट करता था, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है रेलवे द्वारा, उसको मैं पहले रिवाइज करता था और एग्जाम समय में रिवाइज करता था। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, आगे मैं बताऊंगा सिलेबस कैसे कंप्लीट करता था किस बुक से, तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता था उसके बाद मैं लगभग उस एग्ज़ाम के लिए 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाता था और पर डे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई किया करता था, ठीक ना। यहाँ मेरा रिजल्ट हुआ है। अभी मैं वर्तमान में भी जॉब में हूँ, रेलवे में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी मैं आपसे झूठ बोल दूँ कि नहीं भैया मैं 3 से 4 घंटा पढ़ता था, निरंतर पढ़ता था, बहुत तेज था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं निठल्ला में बेरोजगार था, मुझे जॉब चाहिए था, इसलिए मेरे पास पढ़ाई करा और कोई भी काम नहीं था, ठीक ना। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करता था। तो आई होप इतना आप समझे होंगे कि ये मेरी स्ट्रैटेजी बेसिक क्या रही है। उसके बाद बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने कैसे कंप्लीट की थी। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे एग्जाम के लिए मैंने कहीं से 1 रुपया का भी किसी का कोर्स नहीं लिया था, ठीक ना। यानी किसी भी टीचर से मैंने पढ़ाई नहीं की थी पैसा देकर। मेरा मैथ और जो रीजनिंग था वो बेसिक पहले से मजबूत था। मैं ऑफलाइन 3-4 महीना पढ़ाई किया था बिहार में सासाराम जगह, आपको पता है सहसा सूरी का जहाँ खबरा है, तो वही मैं रहकर 3 से 4 महीना मैथ रीजनिंग का पढ़ाई किया था। जीके जीएस भी वहाँ पढ़ाई हुआ करता था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था। जीके जीएस में वही बताया जाता था कि आप स्पीडी 45-46 पेज नंबर याद करके आओ, लुसेंट में 2 से 4 पेज याद करके आओ। तो ये तो याद मैं कर लेता था, लेकिन 10 दिन बाद मैं भूल जाता था। शुरुआत करता था सिंधु घाटी सभ्यता से, लुसेंट पढ़ना शुरू किया, मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य तक गया, उसके बाद फिर भूल गया, छोड़ दिया, फिर शुरू करो तो वही से शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि अगर ऐसे रहा तो फिर ये काम चलने वाला नहीं है भाई जीके जीएस में। और कितना भी आप मैथ रीजनिंग में सही हो, जब तक जीके जीएस में आप ऑन एन एवरेज भी लड़का नहीं रहोगे तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसलिए कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको सब सब्जेक्ट में एवरेज से ऊपर होना चाहिए। मैथ रीजनिंग कितना भी आप अच्छा कर लो, अगर मान लीजिए जीके में 40 में अगर 10 नंबर आए तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक ना, रिजल्ट भी नहीं होगा। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, 4 महीने की कोचिंग किया, उसके बाद किसी भी टीचर से कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक ना। तो क्या किया कि ऑफलाइन ही अपने यहाँ सेल्फ स्टडी के माध्यम से चुपचाप मैंने बुक लिया। साइंस के लिए वो जो ग्रीन वाला आता है लुसेंट का, वो बुक लिया। जीके के लिए लुसेंट का ही मैंने बुक लिया और सभी टॉपिक्स का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने अच्छे से पढ़ा बुक से। उसके बाद अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया और उसके बाद जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था या फिर जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाता था, तो वहाँ से अगर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का कोई क्वेश्चन आया,
और जो मेरे नोट्स में नहीं है मैं उसको इंक्लूड कर देता था। तो यहाँ मेरा जो शॉर्ट नोट्स था एक तरह से वो अच्छे तरह से नोट्स मेरा कंप्लीट हो गया। तो वो जीके और जीएस में कोई दिक्कत नहीं था। मैथ रीजनिंग मैंने ऑफलाइन 3-4 महीने में अच्छे तैयारी कर लिया था, उसका भी मैं नोट्स बना लिया था और खूब प्रैक्टिस किया। मैथ रीजनिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे भाई। उस समय ये सारी जो वैकेंसी आई है 2018-19 के करीब आई है। एनटीपीसी तो 21-22 में पेपर हुआ है, लेकिन बाकी ये जो एग्ज़ाम है ये 18-19 में ही हो गए थे। तो उस समय जो ऑफलाइन टीचर पढ़ाते थे मैक्सिमम टीचर बेसिक कॉन्सेप्ट बताते थे, ठीक ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया था मैथ और रीजनिंग का। और आजकल लड़के जो ट्रिक बनाते हैं और बहुत सारे शॉर्टकट तरीके आ गए हैं तो वो बेसिक से ही निकले, ठीक ना। अभी भी मैं कभी गांव जाता हूँ तो जो हमारे जूनियर लड़के हैं हमारे गांव के, वो कभी सवाल पूछते हैं तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही उसको बनाता हूँ और उनसे पहले बना देता हूँ। तो वो कहते हैं कि भैया ये आप कैसे बना दिए, इससे तो मैं 5 मिनट लगा दूंगा। तो उनको मैं यही बताता हूँ कि देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर जब खेलना शुरू किए थे तो हेलमेट बहुत अच्छा नहीं आता था, या फिर डीआरएस में उनको बहुत बार आउट दे दिया गया था। ऐसे गलत डीआरएस तो समय था नहीं, सॉरी, तो बहुत बार आउट दे दिया जाता था। तो अगर ये सोचकर वो बैठे रहते हैं कि भाई डीआरएस सिस्टम आएगा, मैं रिव्यू लूँगा तब मैं शतक बनाऊंगा, तो फिर उनका हो सकता है 20 शतक भी नहीं पूरा हुआ होता। यानी इसका करने का मतलब ये है, सारांश इसका ये निकल रहा है कि जिस समय आप जो भी चीज़ कर रहे हो उस समय के अनुसार जितना भी आपके पास सोर्स है, कंटेंट है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना सीखिए, ठीक ना। उस समय सभी लड़कों के पास यही रहता था और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन मेरा सही नहीं था कि आदमी पटना, दिल्ली और ये इलाहाबाद जाकर आदमी पढ़ सके। तो जैसे तैसे करके आदमी जहाँ था वही पढ़ाई किया। तो एक समरी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस के लिए मैं वही लूसेंट ही पढ़ा था रेलवे एग्जाम के लिए, साइंस का लूसेंट, और जीके का अलग से जो लूसेंट आता है वो। मैथ रीजनिंग मैंने पढ़ चुका था, इसलिए मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप किसी टीचर से नहीं पढ़ोगे तो अपने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक ना। यदि आप क्वेश्चन लगाने जाओगे तो फिर बहुत सारा टफ क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैथ रीजनिंग कहीं ना कहीं से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीके जीएस तो अपने से आप हैंडल कर सकते हो। रही बात करंट अफेयर्स की, तो फर्दर जो एग्जाम आता था करंट अफेयर्स उसके लिए मैं एसपीडी का ही वार्षिकांक को फॉलो किया करता था। तो मैंने इतनी ही पढ़ाई आपको ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए किया। अब बात करते हैं प्रत्येक एग्जाम पे मैं आता हूँ। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, तो ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, इसके लिए मैं मैथ रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि प्रैक्टिस जितना भी करोगे ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक। तो मैंने बहुत सारे मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस किया, किसी भी टीचर वजह से नहीं पढ़ा था। साइंस के लिए वही मैं आपको बता दिया कि लूसेंट का जो ग्रेड वाला बुक है उसको फॉलो किया, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। जीके के लिए लूसेंट को ही फॉलो किया। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एसपीडी का जो वार्षिकांक आता है उसको वहाँ रट डाला था। उसके बाद ये मैं आरआरबी पटना बोर्ड से भरा था, मेरिट भी बना था, लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन करने नहीं गया। ट्रैकमैन में मेरा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, लगा था जॉब, लेकिन उस समय मेरा यूपी पुलिस का जॉब लग गया था, तो मैंने प्रायोरिटी यूपी पुलिस को दिया, वहाँ ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम, एलपी टेक्नीशियन में आपको पता ही है इन सारे एग्जाम में ग्रुप डी हो गया, एलपी टेक्नीशियन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज होता है साइंस का ज़्यादा होता है। तो साइंस को मैंने अच्छे से पढ़ा था। इसके लिए भी वही हूबहू स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई किया करता था। किताब में यही लूसेंट था। मैथ रीजनिंग बहुत बनाया, मैथ रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं है। CBT 1 निकल गया। CBT 2 के लिए एक्स्ट्रा जो आता है टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है, तो PCM से मैं था, इसलिए कि मेरे पास कोई ITI का डिग्री नहीं था, तो PCM टेक्नीशियन जो होता है आप भर सकते हैं, तो उसके लिए था, ठीक ना। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो CBT 2 के लिए इलाहाबाद बोर्ड मैंने अप्लाई कर दिया था, थोड़ा सीट वहाँ ज़्यादा था, तो रिजल्ट तो हो गया था लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। उसके बाद आगे RPF SI और कांस्टेबल, इन दोनों में मेरा रिजल्ट हुआ था और स्ट्रैटेजी हूबहू मैंने यही चीज़ फॉलो की थी। इसमें RPF SI की मैं फिजिकल में छट गया रनिंग में, और कांस्टेबल की रनिंग में देने नहीं गया। उसके बाद बात करते हैं NTPC, जिसके बल पे मैं अभी यहाँ स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कर रहा हूँ मुंबई डिवीजन में। तो उसमें CBT 1 में मैं यूपी पुलिस के ट्रेनिंग में था, और उस समय मेरा बिहार SI 24 से 46 पोस्ट का मेंस था, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक ना। यानी बिहार दरोगा के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। उसके लिए भी थोड़ा बहुत इधर उधर का बुक भी फॉलो किया था, जैसे घटना चक्र का साइंस हो गया, अलग अलग घटना चक्र का हमारे पास बहुत सारे दोस्तों का बुक था, उसको मैंने फॉलो किया था, उसको याद किया था। और मतलब अगर प्रॉपर बात की जाए तो ये NTPC CBT 1 के लिए ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन पढ़ाई तो सभी जगह एक ही है, यानी उसमें भी जीके जीएस पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पूछता ही है मेंस में, बिहार दरोगा में, तो पढ़ाई तो एक है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया था। और मेरा मार्क जो है NTPC CBT 1 में आपको स्ट्रैटेजी वाले में अपने प्रूफ भी दिखाया है, लगभग 99.5 नंबर आया है, ठीक ना। हालांकि वो नॉर्मलाइज मार्क्स है, रॉ स्कोर लगभग 87 के 88 के करीब है, ठीक। अब बात करते हैं CBT 2। तो CBT 2 के समय मेरी पोस्टिंग हो गई थी थानों पर, तो वहाँ से भी अच्छी तरह से मैंने तैयारी किया। साई को मैंने टेक्स्ट बुक से दिया, उसके लिए भी कोई बैच परचेज नहीं किया, कहीं से भी कहीं कोचिंग ऑफलाइन नहीं किया। जाकर टेक्स्ट बुक का पास लेकर और वहाँ से टेस्ट लगाया। और इन सब में जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट अगर मैं बात करूँ कहाँ से लगाता था, तो मॉक टेस्ट के लिए ऑफलाइन का जो रुक्मिणी प्रकाशन का बहुत सारा आता है वो उसको लगाता था। ऑनलाइन टेस्ट लगाने का मन करता था तो टेक्स्ट बुक का मैंने परचेज किया था, तो ऑनलाइन का वही किया करता था, ठीक ना। तो बेसिकली इन सब बातों को अगर समराइज़ किया जाए कि कैसे ये सारी चीज़ों को मैंने हैंडल किया था, तो जीके जीएस के लिए वही लूसेंट, एसपीडी का करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक आता था,
और बाकी मैथ रीजनिंग खूब प्रैक्टिस किया था, जिससे कि बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। यदि फंसा के भी क्वेश्चन पूछता था तो सही है। आज भी वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मैं मैथ लगाता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ लड़के ये सवाल करेंगे कि सर आज भी आप ट्यूशन के बल पे एग्जाम दे रहे हो, या अभी बीपीएससी का देने वाले हो, या फिर आगे भी एग्जाम तैयारी करते हो, तो ऐसा नहीं है। आप ट्यूशन के बल पे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और जो मैंने 2018-19 में दिया है, ठीक ना। आप फर्दर कुछ भी कर सकते हो, आपके पास समय है तो। लेकिन लूसेंट एक ऐसा एग्जाम मतलब बुक है जो कि वहाँ से आपका 70 से 80% जो कंटेंट है वो कवर हो जाता है, और 10 से 20% कंटेंट के पीछे लड़के भागते हैं, ना कि 70-80%। इसलिए 10 से 20% के पीछे कंटेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए आपको। वो तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और जीके और जीएस एक ऐसा समुद्र है जो कि खत्म नहीं होने वाला है। आप प्रत्येक बुक को खोलोगे तो कुछ ना कुछ अलग रहेगा, नहीं अलग रहेगा तो कोई खरीदेगा कैसे। मान लीजिए वो वही लूसेंट वाला चीज़ अगर किसी बुक में दे दिया तो लूसेंट कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए इस चीज़ को आप समझिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परेशान नहीं होना है, जो आपके पास सोर्स है उसी को यूटिलाइज कीजिए, ठीक ना, और उसको अच्छे से लगा जाइए। तो ये रहा हमारा जर्नी। अब इससे आपको क्या सीखने को मिला होगा ये मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो यदि आप अपने से सीख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ज़बरदस्ती सिखा दे रहा हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि ये बंदा जॉब में रहकर भी आगे तैयारी कर रहा था और आगे भी अभी कर रहा है। तो इससे आपको ये सीखना चाहिए कि यदि मान लीजिए आप बेरोजगार है, नहीं कहीं आपका जॉब हुआ है, तो आपको तो और पढ़ना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए मैं एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया बिहार आने के लिए, वैसे करूँगा नहीं, डरना नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं कर दिया फॉर्म फिलअप, तो फिर कंपटीशन आपका मेरे से हो जाएगा, तो थोड़ा टफ होगा ना, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप हमसे तेज़ नहीं हैं, आप हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सोचिए कि टफ हो जाएगा। तो जब टफ हो जाएगा तो आपको हमसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। तो बाबू मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप घर पे बैठे हैं या फिर मान लीजिए ड्यूटी भी कर रहे हो, यदि आपको कोई भी रेलवे का एग्जाम अभी आप देने वाले हैं उसकी तैयारी करनी है, तो फिर सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक। दूसरी चीज़, जो एनटीपीसी के लिए मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था उसमें कुछ डाउट है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने रुक्मिणी प्रकाशन का बुक के बारे में बताया था। तो रुक्मिणी प्रकाशन का बुक जो है वो बहुत सारे शहर में नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन परचेज नहीं हो पा रहा है, लड़कों का ये कहना है। अरे बबुआ, मैंने वो प्रकाशन का इसलिए नाम रखा था क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया था, और मेन मकसद वो प्रकाशन नहीं था, मेन मकसद था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आपको आपके शहर में वो बुक नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलग अलग थोड़ी ना रहेगा। मान लीजिए मेरा ही पेपर 12 तारीख को हुआ था, तो जो आपको रुक्मिणी में देगा वही आपको किरण में देगा, पिनाकिल में देगा, यूथ पब्लिकेशन में देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे पब्लिकेशन उसमें देगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप मेरी बातों को समझिए और समझना भी चाहिए मैंने क्या कहने की कोशिश की थी, ठीक ना। हालांकि मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया हूँ, आपको बुक भी नहीं खरीदना है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़िए प्रीवियस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात मैथ रीजनिंग की, तो देखिए मैंने वीडियो उस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम बनाया था जो कि 1500 रुपये भी परचेज नहीं कर सकते हैं, ना बुक खरीद सकते हैं, ना किसी का कोर्स ले सकते हैं, और लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हूबहू वही चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो क्या फालतू का पैसा खर्च करना। तो मैंने जो कंटेंट आपको दिए थे मैथ रीजनिंग के लिए बताया था कि यहाँ से पढ़ लीजिए, डेली बेसिस पर पढ़िए, तब तो पता चलेगा आपको। तो वहाँ से पढ़िएगा तो आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि मैंने उन सारी चीज़ों को देखा है, ठीक ना, पर्सनली देखा है, और बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि ये चीज़ कीजिए, और उनका वो सफल हुए हैं, वो सक्सेस हुए इन चीज़ों के लिए, ये चीज़ों को फॉलो करके। बहुत सारे कैंडिडेट जीडी में सक्सेस हो गए, बहुत सारे ये ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें हमारे साथ एनटीपीसी का पूछता था, बहुत सारे लड़के पूछते थे कि सर भैया कैसे तैयारी करें, आप तैयारी करते हैं, तो उनको मैं वही फॉलो करते बता देता था कि यही आप फॉलो करो, आपका यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया हूँ, आपको मैं अपने छोटा भाई बड़ा भाई समझ कर ये सजेस्ट किया। बाकी यदि आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच खरीद सकते हैं, 10,000 20,000 भी खर्च कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा ना दिक्कत है। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिया। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, 2-3 दिन के अंतराल पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।